are going to start next lecture of periodic classification of elements। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया और आज के इस लेक्चर में हम कितना कंटेंट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो लेक्चर था बच्चों उसमें आपने स्टडी किया था एटॉमिक साइज के बारे में और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। बट इन दोनों प्रॉपर्टी को आपने स्टडी किया था कि पीरियोडिक टेबल में साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करती है। ये दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके वेरिएशन में कई सारे एक्सेप्शंस भी आप लोगों को स्टडी करने होते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आपको पीरियोडिक टेबल में इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है, एटॉमिक साइज को, आयोनाइजेशन एनर्जी को। कोशिश करें कि जितने एक्सेप्शनल केसेस है वो भी आप अच्छे से कवर कर पाएँ। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन वी विल कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच। और इलेक्ट्रॉन गेन इसलिए आप इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा एच ईजी से। ठीक है, इसके लिए एक और टर्म मैं आपको भी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट स्टार्टिंग से ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ही डिफाइंड है। चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसका नाम है कि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इसे स्टडी करने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लो। आपने स्टडी कर लिया जेड इफेक्टिव किस तरह से वेरी करता है, आपने स्टडी किया साइज का पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएशन होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी आपने स्टडी किया कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आई ई जो है ये इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम मूव करने पर आई ई डिक्रीज होती है। बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी का अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड होता है जब आप किसी एटम से, आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो। अब हमें करना है अपोजिट केस, अब हमें उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब हमें एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है और अब जो एनर्जी चेंज होगा उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो एनर्जी चेंज होगा बच्चों उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जो एनर्जी चेंज होता था वो था आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ वी विल ऐड इलेक्ट्रॉन इनटू द एटम। ठीक है, और उससे जो एनर्जी चेंज होगा उससे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात करते हैं कि क्या ये एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या हम जनरल केसेस की बात करें तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ज़्यादातर केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपको कुछ केसेस भी बताऊंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पर एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, बट ज़्यादातर केसेस में अगर एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज ही होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, बाकी कंटेंट धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज एनर्जी रिलीज्ड on addition of electron into isolated gaseous atom। जिस तरह से आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स डिफाइन की तो आप इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, किलो जूल पर मोल भी आप इसकी डिफाइन कर सकते हैं यूनिट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूंगा बट कई कंटेंट में या कई जगह पर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सुनेंगे। मैं अभी आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए X कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है और मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी का वीडियो देख लीजिए, आइसोलेटेड क्या होगा और गैसेस स्टेट होना कंपलसरी है कि जिस डेफिनेशन को, जिस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हो उसमें उस एलिमेंट के एटम की स्टेट कौन सी होगी, गैसेस स्टेट। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये कन्वर्ट होगा एनायन में, ये कन्वर्ट होगा एनायन में। अब डिपेंड करता है कि जब ये एनायन में कन्वर्ट होगा तो मे भी यहां पर एनर्जी रिलीज हो और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो। बट जिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिफाइन कर रहे हैं या ज्यादातर केसेस को हम देखें तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का अमाउंट रिलीज होगा।
यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का अमाउंट रिलीज होगा। मींस जनरल लेवल को आप स्टडी करें, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी जो कि आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा, और इस रिलीज होने वाली एनर्जी को आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूं कि बुक्स में जो डिफरेंस लिखा होता है या जो दो टर्म लिखी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दूसरी टर्म लिखी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे मैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करूंगा और इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई ए से। ठीक है, पहले तो हम बात करें कि हमें अपने कंटेंट को स्टडी करने के लिए किस टर्म को प्रेफर करना चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी चेंज को, क्योंकि ज्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट यही है, या आपको आगे के कंटेंट के साथ जो इलेक्ट्रॉन एडिशन के चेंजेस को स्टडी करना है वो आप किससे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरह से टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। कितनी ज्यादा टेंडेंसी है उसका कंपैरिजन आप इस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है मींस उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कीजिए। इसके बाद देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को की वैल्यूज को कंपेयर किया जाए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बस साइन क्या होगा, आपको अपोजिट कंसीडर करना पड़ेगा। ये डिफरेंस ध्यान रखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज में ले रहे हैं तो आपको साइन अपोजिट लेना है, और जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म यूज में ले रहे हैं तो आपको साइन अपोजिट लेना है। ठीक है, अदरवाइज मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो किसी पर्टिकुलर एटम के लिए हम डिफाइन करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमने x किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, x में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये कन्वर्ट होगा माइनस, यहां पर जो एनर्जी का अमाउंट रिलीज होगा, सपोज कीजिए कि ये अमाउंट है y। अब ये अमाउंट रिलीज होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई ए इज इक्वल टू वाई। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाएगा, अगर इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलोगे तो वहां पर डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर अमाउंट कैसा होता है, रिलीज होता है, मींस प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो जो इसका साइन होगा, मींस इस अमाउंट को आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में आपको इस अमाउंट को क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट साइन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को अगर मैं लिखूं, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस वाई। ये वाई किलो जूल पर मोल या वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यहां पर क्या है, एक एनर्जी का अमाउंट है। तो इस एनर्जी अमाउंट को अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं तो आप उसको एज इट इज जो इसका साइन है वही कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो ये अमाउंट जो है रिलीज हुआ है, तो यहां पर इसका साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मींस दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो एक्सोथर्मिक केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, और अगर हम बात करें एंडोथर्मिक केस में तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव इन केस ऑफ एंडोथर्मिक। तो बच्चों इस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो फिर उसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना सा डिफरेंस आप माइंड में रखिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर। आपको अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें हमें केवल ये स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर कहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर कहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किस में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर आप ज्यादा कुछ भी ना समझ पाए तो आप केवल इसे एक टेंडेंसी कंसीडर कर लीजिए, इसे केवल आप कंसीडर कर लीजिए एक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम किस में होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। मींस जो ज्यादा अमाउंट रिलीज करेगा, मींस हम बोल सकते हैं कि जिसका डेल्टा एच इजी ये कैसा होना चाहिए, मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इस चीज को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी कब रिलीज होती है, एनर्जी कब रिलीज होगी, जब उस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। एनर्जी कब रिलीज होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एनर्जी कब रिलीज होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे कि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सोडियम में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्लोरीन में बहुत ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। और उस टेंडेंसी को ही बच्चों हमें क्या कंसिडर कर लेना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसिडर कर लेना है। क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जो आप कंपैरिजन करोगे वो एक टेंडेंसी के अकॉर्डिंग करोगे। तो हमें पीरियोडिक टेबल में केवल इसी वेरिएशन को स्टडी करना है कि किन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है और किन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम है। ठीक है, सिंपल टेंडेंसी का वेरिएशन हमें यहाँ पर स्टडी करना है, हमें वैल्यूज़ का कंपेरिजन या वैल्यूज़ को स्टडी नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वेरिएशन की, मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के टेंडेंसी के वेरिएशन की। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। फिर से मैं बच्चों क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम केवल एक टेंडेंसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप किसी एक्सेप्शन को या वैल्यूज को याद मत करना। वैल्यूज के अकॉर्डिंग जाओगे तो फिर जो आप कंपैरिजन स्टडी करोगे उसमें कई सारे फ्लक्चुएशन आएंगे। ठीक है, हम केवल एक टेंडेंसी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि ये दो एटम हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, किसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की ज्यादा टेंडेंसी होगी? इसका जेड इफेक्टिव होगा, इसका भी कुछ ना कुछ जेड इफेक्टिव होगा। इसका जेड इफेक्टिव उसके जेड इफेक्टिव से ज्यादा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव का मतलब आप समझते हो, इलेक्ट्रॉन को पर लगने वाला न्यूक्लियस का एवरेज अट्रैक्शन, मींस ये न्यूक्लियस कितना स्ट्रांगली इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, ये भी इसको बुला रहा है, ये भी इसको बुला रहा है, ये भी इसको बुला रहा है। ज्यादा ताकत से कौन बुला रहा है या किसमें बुलाने की एबिलिटी ज्यादा है? जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो बच्चों क्लियर है ना कि दोनों में से किसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है? इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो फिर इसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मींस इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव किस तरह से वेरी करता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो लगने वाला इफेक्टिव चार्ज है वो बढ़ता जाता है। चलिए, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आए, मैं पकड़ के रखूंगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी। बट कहां तक इंक्रीज होगी या कहां तक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा आपको मिलती है? आगे तो आपको पता है ना, आगे तो नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है ना इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, तो उनमें वो टेंडेंसी आपको बहुत कम मिलेगी। टेंडेंसी आपको कहां तक बढ़ती हुई मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इच्छा सबसे ज्यादा किनके अंदर मिलती है? हेलोजेंस के अंदर मिलती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी मैक्सिमम आपको किस में मिलेगी? हेलोजेंस में मिलेगी। चलिए, ये हमने स्टडी किया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम,
और यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम मूव करने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? चलिए, टॉप टू बॉटम किसी भी प्रॉपर्टी के वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है, वो है नंबर ऑफ शेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी बच्चों, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉलम वाइज या ग्रुप वाइज किसी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आप कंपैरिजन करें नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर, और लेफ्ट टू राइट आप किसी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आप किसकी हेल्प लें? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो हमने लेफ्ट टू राइट जब बताया तो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट किसका वेरिएशन आपको मिलता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो किस में वेरिएशन आता है? नंबर ऑफ शेल में। तो जो वेरी कर रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो अब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर। ज्यादा डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, हम ऐसी बात करें टॉप टू बॉटम मूव करने पर, तो वो कौन है? नंबर ऑफ शेल। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंपैरिजन के लिए इसी को क्यों लिया, क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसका वेरिएशन ज़्यादा मैटर करता है, जेड इफेक्टिव यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल कैसे वेरी करते हैं। हम सभी जानते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। अब हमने बात की कि इस न्यूक्लियस में 2 शेल हैं और इस न्यूक्लियस में यानी कि इस एटम के पास 1 शेल है, इसमें 2 शेल हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों लगभग सेम जेड इफेक्टिव रखते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा किस में होगी? छोटी साइज के एटम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा किस में होगी? छोटी साइज के एटम में। मीन्स हम बात करें तो आप सिंपली इसे रिलेट कर सकते हैं एटॉमिक साइज से। आप एटॉमिक साइज से इसे रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। छोटी साइज के एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और बड़ी साइज के एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी स्मॉल साइज एटम में ज्यादा होती है और लार्ज साइज एटम में कम होती है। ये सिंपल सा कंपैरिजन है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज इंक्रीज होती है तो फिर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था एक कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। आपको प्रॉपर्टीज को बेटर है आप साइज के साथ रिलेट कर दें। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। और फिर से क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप एक टेंडेंसी की तरह कंपेयर करें, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप एनर्जी के अंदर जाएंगे तो फिर एनर्जी जो है कुछ एलिमेंट्स के केसेस में पॉजिटिव होगी, कुछ केसेस में नेगेटिव होगी। तो फिर आप कंपैरिजन किस वैल्यू से करेंगे? क्योंकि सबके लिए एनर्जी रिलीज नहीं होती है, कुछ के केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। तो कुछ के केसेस में उसका साइन पॉजिटिव भी होगा और कुछ केसेस में साइन नेगेटिव भी होगा, तो फिर कंपैरिजन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए आप एज ए टेंडेंसी इसे स्टडी करें और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। चलिए, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा भी केस है बच्चों। वो केस होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें हेलोजन फैमिली के लिए। हेलोजन फैमिली मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप में आते हैं और अभी अभी आपने स्टडी किया है कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ ईए, तो जो आपका आंसर होगा कि सर साइज बढ़ रही है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड आंसर था, बट जो मैंने आंसर यहां पर लिखा बच्चों वो ये है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने बोला बच्चों ये करेक्ट होगा, ये यहां पर इनकरेक्ट ऑर्डर है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है और ये करेक्ट ऑर्डर है। अब इसी कंपैरिजन को आपको स्टडी करना है। मींस यहां पर सर ऐसा बोल रहे हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, मतलब क्लोरीन की ज्यादा
टेंडेंसी है फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर ये तो आपने हेलोजन फैमिली ली, अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो यहां पर भी बेटा सल्फर ही ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, यहां पर भी सल्फर ही ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। मीन थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज्यादा आ रही है, जबकि अभी अभी हमने स्टडी किया कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो यहां पर हमारा जनरल ट्रेंड एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को हमें स्टडी करना है। चलिए इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि फ्लोरीन के पास क्या है और क्लोरीन के पास क्या है। तो हमने देखा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5, दो शेल जिनके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन्स कितने हैं 9 प्रोटॉन। ये है सारा फ्लोरीन के अंदर का पार्ट। ऐसे ही क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन को आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहां पर कितने प्रोटॉन है बेटा, यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेल कितने 3 शेल्स हैं यहां पर, और 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। और अब बात करें यहां पर कितने शेल थे, 2 शेल थे। आपने अकॉर्डिंग टू बोहर स्टडी किया है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो 2 शेल की अगर बात करूं मैं कैपेसिटी की, तो इन 2 शेल की कैपेसिटी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। और इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18। मींस बच्चों टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, 28 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। चलिए इतने ज़्यादा कंटेंट में मत जाइए आप, तो सिंपल ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लोरीन के अंदर जगह बहुत ज़्यादा है। मींस अगर मैं इसमें काउंट करूँ तो पूरा का पूरा 3D खाली है, पूरा का पूरा 3D खाली है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। मींस आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद भी क्लोरीन में 11 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली बची हुई है। बच्चों आपने 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, उसके बाद भी 10 इलेक्ट्रॉन आप डी में डाल सकते हो, एक पी में डाल सकते हो, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन की स्पेस यहां पर बची हुई है। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आप इन शेल्स के अंदर फिल कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स स्पेस बहुत ज्यादा है, तो मैं इससे सिंपल कंपैरिजन कर सकता हूं डेंसिटी से। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेस में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रेजेंस की आप बात करें तो आप उसे क्या बोलेंगे, यूनिट स्पेस में या यूनिट वॉल्यूम में जब आप डिफाइन करें तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फ्लोरीन में ज्यादा होगी या क्लोरीन में ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फ्लोरीन में ज्यादा होगी या क्लोरीन में ज्यादा होगी। तो सिंपल आपने कंपैरिजन किया कि क्लोरीन के अंदर स्पेस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल आ चुके हैं, यहां पर डी ऑर्बिटल नहीं थे, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, 9। यहां पर 28 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 17। मींस क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्लोरीन में कम है। और क्यों कम है, क्यों कम है क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल्स क्लोरीन में खाली है, सो लो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। तो अब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अंदर आने के लिए कौन अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ रखे हैं तो फिर वहाँ पर फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल हो जाता है और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो जाता है। तो समझे बच्चों आप मेरा कंपैरिजन कि फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन किस तरह से किया। फिर से मैं बोलता हूं कि यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है।
तो यहां पर कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका इतना रिपल्शन नहीं मिलेगा, जबकि फ्लोरीन में आपको इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर डालना काफी मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के अंदर डालना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब ये बात तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, हैलोजेंस की, और हैलोजेंस में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी मिलेगी, क्लोरीन की। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस एलिमेंट की है या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी पीरियोडिक टेबल में किसमें है, क्लोरीन में। क्लियर, बिकॉज क्लोरीन राइट मोस्ट पोजीशन पर है। दूसरा पॉइंट, राइट में भी है बट ये क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से एक्सेप्शनली ज्यादा होती है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि इसमें डी ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, जगह बहुत खाली है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इसलिए इसमें नया इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है, जबकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से ऐड नहीं हो सकता। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, एक स्पेसिफिक केस जिस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लोरीन को लेकर। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की थी कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या होगा, तो उसी तरह से अगर आपने किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या दूसरे केस आपने फर्स्ट केस में नोटिस की थी। तो देखिए बच्चों, आपने ऑक्सीजन का एटम लिया, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है O- में। ठीक है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब आप O- को फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये कन्वर्ट होगा O2- में। क्या दोनों केसेस में आपको सेम ऑब्जर्वेशन होगी, क्या दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगे? चलिए तो बात करते हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन था बच्चों 287, सॉरी ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 26। तो आप काफी अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो 26 है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो किसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी थी, और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये फिजिबल प्रोसेस है और यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, तो इस स्टेप को आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? मतलब अगर मैं बात करूं तो इस केस का डेल्टा एच मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इस केस की बात करते हैं तो बच्चों इस केस में आप सिंपल इतना देखिए कि ये क्या बन चुका है, एक एनायन बन चुका है, एक नेगेटिव चार्ज बन चुका है। आप कॉन्फ़िगरेशन को मत देखिए कि ये 27 बन चुका है और 28 बनने वाला है। आप ये मत सोचिए कि 27 है और ये तो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन पर आने वाला है। आप ये देखिए कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में आप किसे ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो यहां पर होगा वो इतना आसान नहीं होगा, मींस इतना मुश्किल होगा बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन इतना मुश्किल होगा कि ये प्रोसेस यहां पर कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और एंडोथर्मिक के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एटम की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा आपको कैसी मिलेगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन आप किस में ऐड करोगे, हमेशा एक नेगेटिव आयन में ऐड करोगे, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक होगा। एंडो और एक्सोथर्मिक आपको अच्छे से पता है कि यहां एनर्जी रिलीज होगी और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक बार फिर से समझो, दोनों केसेस का कंपैरिजन मुझे करना था। यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहां पर मैं इसे बोलूंगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसे मैं क्या बोलूंगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कंपैरिजन करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ये रिलीज हुई है और ये एब्जॉर्ब हुई है। अब इसका रीजन समझना है कि यहां रिलीज क्यों हुई है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को लेने की।
अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, मान लो कोई नोबल गैस का एटम था, या मान लेते हैं सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली में जो नाइट्रोजन है इसकी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो बच्चों ये जो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, नोबल गैसेस हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इतनी कम होती है कि इनके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाए तब भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं नाइट्रोजन में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसको n- में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में था। तो उसी तरह से आप समझिएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ केसेस में नेगेटिव होती है, ज्यादातर नेगेटिव होती है, और कुछ केसेस में आपको पॉजिटिव भी मिल सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंड ग्रुप, नाइट्रोजन एटसेट्रा। अब बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मींस दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन। दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन न्यूट्रल एटम को क्या बना देता है? एनायन बना देता है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के एडिशन में आपको इस एनायन को, नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन को फेस करना है, और ये रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा प्रोसेस बन जाता है? एंडोथर्मिक बन जाता है, मींस इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसे मिलेगी आपको? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, ये था आइसोलेटेड गैसियस एटम, इससे आपने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है A+ में। आपने फर्दर A+ को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से न्यूट्रल एटम में। मींस मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी, इसकी रिवर्स इक्वेशन भी लिख दी, अपोजिट केस भी लिख दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला और इसमें इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला और इसमें इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दी होगी वो कौन सी एनर्जी थी बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो एनर्जी यहां पर कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्वेश्चन ये है कि जब प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट है तो क्या एनर्जी के अमाउंट, मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इन दोनों के अमाउंट में क्या रिलेशन होगा? क्योंकि प्रोसेस तो आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया, यहां एक निकाला और यहां एक डाल दिया, यहां एक निकाला और यहां पर उसी आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो इस केस को भी समझिएगा बच्चों, क्लास 10th लेवल पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी पर्पज से या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इतना कंटेंट स्टडी नहीं करना है, बट फर्दर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप क्लास 11th में स्टडी करेंगे उसे ईजी बनाने के लिए आपको ये कंटेंट पढ़ना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला ए से, मींस IE ऑफ A, और हमें रिलेट करना है इलेक्ट्रॉन आपने किस में ऐड किया? A+ में। डेल्टा H EG ऑफ A+, इन दोनों के अमाउंट में क्या रिलेशन होगा? देखो साइन पर हम नहीं जाते हैं, हम दोनों के अमाउंट को कंपेयर करते हैं। तो यहां पर बच्चों इन दोनों के अमाउंट आपको कैसे मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे, दोनों सेम अमाउंट में होंगे। मींस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जितनी एनर्जी देते हो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाती है जब उस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपने दी थी उतनी ही एनर्जी वापस आपको मिल जाएगी जब आप उसका इलेक्ट्रॉन वापस उसे लौटा दोगे। तो ये एक रिलेशन होता है। कई बार क्वेश्चंस को टिपिकल बनाने के लिए ऐसा एक रिलेशन आपको दे दिया जाता है। तो A की जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, A+ की उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ये क्या होगी? रिलीज होगी और ये एब्जॉर्ब होगी। मींस दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट दोनों का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा इक्वल मिलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसके कुछ डिफरेंट केसेस या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अब तक आपने क्या देखा। तो बेटा अब तक आपने देखा साइज को, साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम मूव करने पर इंक्रीज होती है। फिर आपने स्टडी किया आयोनाइजेशन एनर्जी को, जो कि साइज डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी।
और सिमिलर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरफ इंक्रीज होगी और इस तरफ डिक्रीज होगी। अब इन्हीं के बेसिस पर हम एलिमेंट के कैरेक्टर की बात करते हैं, उनके नेचर की बात करते हैं। चलिए बच्चों, एक कॉमन सा स्टेटमेंट आपने सुना होगा, दैट मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल की इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है, मतलब लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा बोल सकता हूं। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। तो अगर आप बोलें आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि उसमें जो मेटेलिक नेचर है, जो उसका मेटेलिक कैरेक्टर है, वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा? हाई होगा। ये कंपैरिजन बोल सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक एटम है और ये बी दूसरा एटम है। आई जो ए की है वो बहुत कम है बी से। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि ए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ए आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन से एलिमेंट होते हैं? वो मेटल्स ही तो होती हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उन्हें कौन से एलिमेंट्स बोला जाता है? वो मेटल्स हैं। ये प्रॉपर्टी आपको किन में मिलती है? मेटल्स में मिलती है। तो क्या मैं आयोनाइजेशन एनर्जी से मेटेलिक कैरेक्टर के वेरिएशन को भी बता सकता हूं? ठीक है। अब जहां पर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी कम मिलेगी वहां पर मैं मेटेलिक कैरेक्टर को हाईएस्ट कर दूंगा। जहां आई लोवेस्ट मिलेगी वहां मेटेलिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। चलिए, नॉन मेटल के बारे में आपने क्या स्टडी किया है? नॉन मेटल के बारे में बच्चों आपने स्टडी किया है दैट दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मींस नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहती हैं, और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी आपने किस में स्टडी किया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मींस उसके अंदर मेटल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Ea अगर हाई है तो आप क्या बोल सकते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा, ये भी हाई होगा। अरे वाह, हमने आई पढ़ा था बट हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के वेरिएशन को बता पा रहे हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी मींस हाई मेटेलिक कैरेक्टर और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी मींस हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। चलिए, अब मेटल्स के बारे में आपने ये भी स्टडी किया होगा कि मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडाइज होता है उसके नेचर को कौन सा नेचर बोला जाता है? रिड्यूसिंग नेचर। जो ऑक्सीडाइज होता है वो कैसा नेचर रखता है? रिड्यूसिंग नेचर रखता है, मींस रिड्यूसिंग पावर रखता है। क्योंकि मेटल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करेगा। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, आपने रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन स्टडी की है, फिर से रिवाइज करवाता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर मेटल का आइटम ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये किसी को रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक है। और नॉन मेटल के बारे में आपने स्टडी किया है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं मींस ये प्रोसेस कैसा हुआ बेटा? रिडक्शन। ये प्रोसेस कैसा हुआ यहाँ पर? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसका नेचर कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग। वो कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो खुद रिड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जिन रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग पावर उनकी ज़्यादा है, और जिनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपको मैक्सिमम मिलेगा। चलिए, तो आपने जो 3 ट्रेंड स्टडी किए हैं, अब आप फर्दर ट्रेंड्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग नेचर। मेटल्स ऑक्सीडाइज होती है, किसी दूसरे को रिड्यूस करती है, इसलिए हमने इसे रिड्यूसिंग नेचर भी बोला। या तीसरा केस आप बोल सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर ये कौन सा आयन बनाएंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। तो इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बोल सकता हूं। तो इन तीनों का वेरिएशन कैसा होगा?
ठीक है, एक साथ सेम वेरिएशन है क्योंकि तीनों मेटेलिक प्रॉपर्टी है। तो जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी वेरी करेगी वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या रिड्यूसिंग नेचर भी वेरी करेगा। चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, मींस मेटेलिक कैरेक्टर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज होगा। और इधर आई डिक्रीज होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर इस तरफ इंक्रीज होगा। तो इसके लिए मैंने सिंपल क्या फंडा लगाया, मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने इस कॉन्सेप्ट से इस सीक्वेंस को, इस ऑर्डर को, इस ट्रेंड को आप लोगों को समझा दिया। चलिए अब आप मेरे इस पार्ट को लिखने से पहले आप लोग भी सेम केस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए भी बताएं क्या होगा। आप खुद ट्राई करें एक बार। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाएंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। ये किस तरह से वेरी करेगा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ये किस तरह से वेरी करेगा इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं, ईए से। ईए अगर ज़्यादा है मींस ईए ज़्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। ये कोई सी भी प्रॉपर्टी, कोई सा भी ट्रेंड आपको रटना नहीं है, आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। तो जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। चलिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होती है, तो ये तीनों चीज़ें भी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होती है, तो ये प्रॉपर्टीज भी टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इनकी एप्लीकेशन से आपने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट बचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल वे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, दैट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पहले तो यह स्टडी करना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करता है उसे स्टडी करना है। तो इस लेक्चर को आप चाहें तो फिर से रिवाइज करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप एक टेंडेंसी की तरह ही कंपेयर करें, और वैल्यूज की अगर आप बात करें तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रिफर करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले मैं डिफाइन करता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है En से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब तक आपने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरी प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब जैसा आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर फिर से कोई ना कोई तीसरी एनर्जी की बात कर रहे हैं। सर ने पिछले दो केसेस में एनर्जी की बात की, तो ये भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। नहीं बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर और शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की बात कर रहा हूं। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन है जिन्हें अट्रैक्ट करना है, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। यहां पर किन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब आपको किसी न किसी बॉन्ड के बारे में भी जानना है। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में मिलेंगे, पहले जो आपने इलेक्ट्रॉन दिए थे या जो इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, बट यहां पर ये किन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड में होंगे, और कौन से बॉन्ड में आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो किसी एटम के लिए डिफाइन होगी, और वो एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ होगा, और वहां पर क्या बना हुआ होगा, एक मॉलिक्यूल बना होगा।
तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितनी ताकत से खींचता है उससे क्या बोला जाएगा, कितनी टेंडेंसी से अट्रैक्ट करता है उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब टेंडेंसी है तो हर एक एटम की टेंडेंसी होगी, किसी की ज्यादा होगी और किसी की कम होगी। तो टेंडेंसी हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइंड है, बस वेरिएशन है कि किसी की टेंडेंसी ज्यादा है और किसी की टेंडेंसी कम है। चलिए पहले इसे समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ देखने को मिलेगी, कौन से बॉन्ड में होगी। चलिए हम बात करते हैं HCl की, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। आपने इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टडी की होगी कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट इनमें से बॉन्डिंग में क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसके लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और क्लोरीन में म्यूचुअल हो चुके हैं। मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपका आंसर होगा 2। मैं पूछूं क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे और 2 ये हो गए, टोटल 8 हो गए। मींस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों एटम के अंदर म्यूचुअल हैं, ये शेयर्ड पेयर है। और इसी पेयर की बच्चों में बात कर रहा हूं, इस पेयर का अट्रैक्शन इधर भी न्यूक्लियस होगा और इधर भी न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस भी इस पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी इस पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। और इस पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इस पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग को स्टडी करें, फिर आपके माइंड में ये बॉन्ड पेयर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इस डेफिनेशन में समझने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से आप इस थ्योरी को स्टडी करें। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई, अब हमें सोचना है कि ये टेंडेंसी इस तरफ ज़्यादा होगी या इस तरफ ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। अब आप खुद बता सकते हैं कि छोटी साइज का एटम और बड़ी साइज का एटम दोनों में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा किस में होगी। देखिए एक तरफ आपने स्मॉल साइज एटम लिया, एक तरफ आपने लार्ज साइज एटम लिया, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी, यह आपको स्टडी करना है। तो बच्चों आप इसे इस तरह से स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चों साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर से एक बार साथ से लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। IE साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, EA साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अरे वाह, सर ने तो बड़ी अच्छी चीज बता दी। जहां साइज कम वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मतलब मुझे तो साइज को याद रखना है, मुझे साइज को याद रखना है, बाकी के लिए तो मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। केवल जो एक्सेप्शनल केसेस है उन्हें ही पढ़कर जाना है, बाकी में मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज डिक्रीज होगी तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब इंक्रीज कहां तक होगी भैया, इंक्रीज कहां तक होगी, जहां तक बॉन्ड बनेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किनके पास होती है, हेलोजेंस के पास। तो कहां तक इंक्रीज होगी, हेलोजेंस तक। ये सेल्फ अंडरस्टूड है। अब हेलोजन का ऑर्डर देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, इसकी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, इसकी आयोडीन से ज्यादा होती है। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो बोरोन से ज्यादा कार्बन की होगी, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये वेरिएशन होता है। ये है बच्चों लेफ्ट टू राइट और ये है बच्चों टॉप टू बॉटम। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड बताया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको कोई एक्सेप्शंस भी नहीं मिलेंगे। तो यही वो पीरियोडिक ट्रेंड है जो कि बहुत आसान है, बट दिखता बहुत टिपिकल है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें आसानी से क्लियर नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। इस पॉइंट को माइंड में रखें। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या वैल्यूज होती है, या कैसे इस टेंडेंसी को कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए बच्चों आप बाद में स्टडी करेंगे। साइंटिस्ट पॉलिंग ने एक स्केल दिया, पॉलिंग स्केल,
जिस पर वैल्यूज दी गई कि आपके इस एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस उसकी टेंडेंसी का कंपैरिजन कैसे करें। ठीक है, तो उसे कंपेयर करने के लिए उन्होंने किसी एक एलिमेंट को रेफरेंस लिया और उन्होंने रेफरेंस लिया फ्लोरीन को, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। इसे ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है, तो यही हाईएस्ट थी, इसीलिए इसे नंबर असाइन कर दिया 4, और इसी के बेसिस पर बाकी के नंबर पता किए, तो बाकी सब एलिमेंट के नंबर हमें 4 से कम मिले, बाकी सारे एलिमेंट्स के नंबर हमें 4 से कम मिले। तो बात करें क्लोरीन का कितना मिला, तो क्लोरीन का मिला 3, ब्रोमीन का कितना मिला, ब्रोमीन का मिला हमें 2.8, आयोडीन का कितना मिला 2.5। चलिए फ्लोरीन से इस तरफ चलते हैं, इसका आपने पॉलिंग स्केल पर इसे वैल्यू असाइन की 4, तो इसे कितनी मिली 3.5, इसे कितनी मिली थी 3। ये आपको रटनी है, आप चाहे तो रटे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको इसकी कोई नीड नहीं होगी। ये 2.5 होगा, ये 2 होगा। बोरॉन से पहले बेरिलियम आता है जो कि कितना होगा 1.5, पहले आपको मिलेगा लिथियम जो कि कितना होगा 1। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 2.1 मिलता है। फॉस्फोरस की आप डिफाइन कर सकते हैं, सल्फर की वैल्यूज आपको गिवन होती है, तो इन वैल्यूज को आप रिवाइज करें। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका वेरिएशन और कुछ कॉमन वैल्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जो कि साइंटिस्ट पॉलिंग ने बताई। आप बाद में स्टडी करेंगे, और भी ऐसे साइंटिस्ट थे, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन के लिए कुछ वैल्यूज इसे असाइन की, एलिमेंट्स को असाइन की। आप मुलिकन स्केल पर देखेंगे तो वहाँ वैल्यूज अलग मिलेगी, पॉलिंग स्केल पर देखेंगे तो वैल्यूज अलग मिलेंगी। अल्फ्रेड रोशो ने भी स्केल दिया, उस पर भी आपको वैल्यूज डिफरेंट मिलती है। चलिए वो कंटेंट आप बाद में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़ायदा क्या होगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल में स्टडी किया होगा नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। तो इस तरफ मूव करने पर ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो ऑक्साइड का नेचर बच्चों बेसिक से हमें कैसा मिलता है, एसिडिक मिलता है। बेसिक से हमें कैसा मिलता है, एसिडिक मिलता है। ऐसा क्यों, तो इसका बच्चों सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहां पर एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहां एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इधर ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ साइज। तो इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ एसिडिक नेचर ज़्यादा मिलेगा, इस तरफ बेसिक नेचर आपको मिलेगा। जैसे कि इस तरफ सोडियम है, इसका ऑक्साइड आपको कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा। और इस तरफ आप क्लोरीन पर जाओ, कार्बन पर जाओ, इनके ऑक्साइड्स आपको कैसे मिलेंगे, एसिडिक मिलेंगे। सल्फर पर जाओ, इनके ऑक्साइड आपको कैसे मिलेंगे, एसिडिक मिलेंगे। आपने स्टडी भी किया हुआ है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। चलिए ग्रुप वाइज कंपैरिजन करें, तो ग्रुप वाइज हमें दोनों नेचर के लिए इंडिविजुअल कंपैरिजन करना पड़ेगा। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, बेसिक नेचर डिपेंड करता है मेटेलिक नेचर पर। ये किस पर डिपेंड करता है, मेटेलिक कैरेक्टर पर। और आपने स्टडी किया है कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। और एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड टॉप टू बॉटम मूव करने पर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होती है, तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा। बट हाइड्राइड्स की बात करें तो इस केस को बच्चों आप याद रख लीजिएगा, HF से ज़्यादा HCl होगा, इससे ज़्यादा HBr होगा और इससे ज़्यादा HI होगा। ये कंपैरिजन है बच्चों इनके एसिडिक नेचर का। हाइड्राइड का भी एसिडिक नेचर बोला जाता है, जिसमें ये एक एक्सेप्शन है जिसमें HI का एसिडिक नेचर पूरे ग्रुप में ज़्यादा होता है। अदरवाइज आप एसिडिक नेचर के कंपैरिजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन को टारगेट कर लें। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर रही है वैसे ही एसिडिक नेचर वेरी करेगा। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहां पर एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां ज़्यादा होती है टॉप में और राइट हैंड साइड में, तो वहां पर एसिडिक नेचर ज़्यादा होंगे और इस तरफ बेसिक नेचर ज़्यादा होंगे। तो बच्चों ये था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट या 3 डिफरेंट जो कि आगे हायर क्लासेस में आने वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट की है।
तो इस लेक्चर में अगर आपको फिर से टिपिकल लगता है तो आप इस लेक्चर को फिर से रिवाइज करें, अपनी डाउट्स पूछें, बट इस कंटेंट को आप बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप ना करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।